हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके सारे के सारे एमसीक्यूज आपके रिवीजन पर्पस के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए। सिंपली हमें इस क्वेश्चन में बताना दिया है कि जो फीचर्स हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 उसको रिकॉग्नाइज करना है। ओके, तो स्टेटमेंट वन है हमारे पास, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774। तो बिल्कुल सही बात है जी। ओके, जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट की वो कलकत्ता में हुई थी, 1774 में हुई थी। स्टेटमेंट टू है हमारे पास, इट क्रिएट एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट थ्री, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बिल्कुल सही बात है ये भी। स्टेटमेंट फोर है हमारे पास कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर मैनेजिंग ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स भी इस्टेब्लिश हुआ था किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो बिल्कुल गलत बात है जी। ओके, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर मैनेजिंग पॉलिटिकल अफेयर्स बनाए गए थे वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुए थे, तो वो थे पिट्स एक्ट, जो कि कब बना था, 1784 में बना था। सो अमंग ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट फोर हो जाएगी वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी और जो फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स है वो हमारे सही हो जाएंगी। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास नेक्स्ट। क्या पूछा गया इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स आर करेक्टली मैच टू देयर पोर्टफोलियोज इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। अब देखिए, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो जब कैबिनेट बनी थी तो उसमें जो लीडर्स थे उनका क्या क्या एरिया था, क्या क्या उनको डोमेन दिया गया था, वो हमें रिकॉग्नाइज करना है यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, जो सरदार वल्लभ भाई सिंह थे वो डिफेंस से रिलेटेड थे। तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन टू है हमारे पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो वो फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। तो बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट थर्ड है हमारे पास, जॉन मिथाई फाइनेंस से। तो बिल्कुल रॉन्ग है ये। जो जॉन मिथाई थे वो किससे थे, तो वो रेलवे से रिलेटेड थे। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री। यहाँ पे हमें जो साइलेंट फीचर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिकॉग्नाइज करना है। ओके, तो ऑप्शन स्टेटमेंट वन है हमारे पास, फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो बिल्कुल सही बात है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसने क्या किया था कि जो प्रोविंशियल लेवल पे जो सॉरी प्रोविंशियल से उन्हें कंप्लीट ऑटोनॉमी प्रोवाइड की थी। सेकंड स्टेटमेंट है इसमें, डायरेक्टली एट द सेंटर। तो बिल्कुल सही बात है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसने डायरेक्टली को प्रोवाइड किया था सेंटर लेवल पे। स्टेटमेंट थर्ड है, अवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टली इन द स्टेट। अब बिल्कुल सही बात है ये भी। जो प्रोविंशियल लेवल की जो डायरेक्टरी थी उसे अबॉलिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। सो ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। हमें ट्रू स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करना है यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ तो कब हुआ था, 1927 में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट है कि जो साइमन कमीशन था उसने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट की थी 1930 में की थी और अबॉलिश किया था किसको, डायरेक्टली की। तो बिल्कुल सही बात है। सो स्टेटमेंट वन जो हमारी वो सही है। स्टेटमेंट सेकंड में क्या बताया गया, जो पुणे पैक्ट हुआ था वो किसका रिएक्शन था, वो साइमन कमीशन एंड इट्स रिपोर्ट। तो देखिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जो पुणे पैक्ट था वो किसका रिजल्ट था, तो वो हमारा रिजल्ट था कम्युनल अवार्ड का। ओके, वो साइमन कमीशन का नहीं बल्कि जो कम्युनल अवार्ड हुआ था उसका वो रिएक्शन था। अब देखिए जो पुणे पैक्ट हुआ था किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था अंबेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में। सो स्टेटमेंट टू रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ओनली वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर। यहाँ पे हमें क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करना है मॉडलमेंट और रिफॉर्म्स की। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बिल्कुल सही बात है। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने क्या किया था, ज्वाइन किया था वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ओके, तो स्टेटमेंट सेकंड है, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। बिल्कुल सही बात है।
जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स कब हुए थे जी? हुए थे 1909 में। 1909 में हुए थे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? सेपरेट इलेक्ट्रोड्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। तो बिल्कुल सही बात है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन बी सी विल बी योर राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा गया इसमें? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो फर्स्ट है, इट अबॉलिश डायरेक्टली इंट्रोड्यूस बाई 1909 मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। तो ये वाली गलत है स्टेटमेंट, ओके, क्योंकि इन्होंने अबॉलिश नहीं किया था, इसको इम्प्लीमेंट किया था डायरेक्ट सिस्टम को, ओके। तो स्टेटमेंट सेकंड में बताया कि इट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। तो बिल्कुल सही बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसने क्या किया था? डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था इन द कंट्री में। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हमें सही स्टेटमेंट को, ट्रू स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करना है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो फर्स्ट है, लॉ मेड अंडर एक्ट ऑफ 1833 आर कॉल्ड रेगुलेशंस। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों रॉन्ग हो जाएगी? क्योंकि जो लॉ बनते थे हमारे चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उससे रेगुलेशंस नहीं बल्कि उन्हें चार्टर एक्ट बोला जाता था। स्टेटमेंट सेकंड है हमारी, इट मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी है कमर्शियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो देखिए ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग हो जाएगी? क्योंकि जो चार्टर एक्ट 33 था, इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो था कंट्रोल, वो ले लिया था। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा गया इसमें? अगेन सही स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करना है चार्टर एक्ट 1853। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, एक्ट ऑफ 1853 वाज लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट एंड दैट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग है? अब देखिए, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब घोषित किया गया था? वो किया गया था हमारे पास जो चार्टर एक्ट आया था 1833 में, ना कि 1853 में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट, इट कंबाइन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो देखिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों रॉन्ग हो जाएगी? क्योंकि इसने इस फंक्शंस को कंबाइन नहीं बल्कि सेपरेट किया था। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू। हमें सही स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे भी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन 1958। तो बिल्कुल सही है, जो एक्ट हमारा पास हुआ था फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो 1958 में पास हुआ था। तो स्टेटमेंट 2 हमारे पास, लॉर्ड डलहौजी बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल रॉन्ग है ये। अब देखिए, जो 1858 है ये, 1858 में क्या हुआ था? जो हमारे पास पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था उसे अब कन्वर्ट कर दिया गया था, उसे क्या बना दिया गया था? वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और सेकंड स्टेटमेंट में ये बता रहे हैं कि जो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था वो लॉर्ड डलहौजी था। तो ये नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है इसका स्टेटमेंट। सो ओनली वन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो फर्स्ट वाइसरॉय थे इंडिया के वो कौन थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्या बताना हमें यहाँ पे? इंडिया काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 प्रोवाइडेड फॉर। क्या क्या दिया था इन्होंने? फर्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी दी थी, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल दी थी फॉर पंजाब के लिए, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन है, रिजेक्टेड द पोर्टफोलियो सिस्टम, तो ये रॉन्ग है, ओके। ऑप्शन फोर, स्टेटमेंट 4, स्टेट स्टार्टेड एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, तो बिल्कुल सही बात है ये। अब देखिए, पहले जो होता था 1861 से पहले क्या होता था? जो इंडियंस थे वो किस में पार्टिसिपेट करते थे? एग्जीक्यूटिव, सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में
पार्टिसिपेट करते थे बट एग्जीक्यूटिव में नहीं करते थे। तो अब क्या हुआ था, 1861 से उन्हें एसोसिएट किया जा रहा था किसमें, लॉ मेकिंग प्रोसेस में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी उन्हें अलो किया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछा गया इसमें, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1982 मेड a limited and indirect provision for the use of election in filling up some non-official statements। तो बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट वन हमारी करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन स्टेटमेंट टू है, इंडिया काउंसिल 1892 डिड नॉट यूज द वर्ड्स इलेक्शन डायरेक्टली इन द एक्ट। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे भी सही स्टेटमेंट्स को मैं रिकॉग्नाइज करना है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के। ओके, तो फर्स्ट है, इट प्रोवाइडेड द राइट टू ससीड ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड है, इट गेव टू ऑप्शंस टू प्रिंसिपल स्टेट्स आइदर जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, इन्होंने इंडियंस को बोला था या तो वो प्रिंस सॉरी इंडिया और पाकिस्तान को जान कर, ना कि प्रिंसिपल स्टेट्स को बोला था। ओके, तो स्टेटमेंट टू हमारी रॉन्ग हो जाएगी। स्टेटमेंट थ्री हमारी, इट मेड इंडिया ए डोमेनियन। तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने इस एक्ट ने क्या किया, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई थी, डोमेनियन दिलाया था, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फोर है, इट ओबालिश ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय। तो बिल्कुल सही है, जो ऑफिस ऑफ वाइसरॉय उसे ओबालिश किया गया था थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सो स्टेटमेंट वन, थ्री एंड फोर हमारी सही है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। अब देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो उसके बाद उसका गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन से हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लेव, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंट बेंटन। तो देखिए, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस किसको बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो बनाए गए थे हमारे लॉर्ड माउंट बेंटन। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर।